आए न मालमवा। मना भी किया था ना आपको काम पर जाने से। अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई, कुछ दिन घर पर आराम कर लें। लेकिन आपको तो सिर्फ काम की पड़ी है, अपने आराम की फिक्र ही नहीं है। तो क्या करता, 2 हफ्ते से दुकान बंद है, रोज की दिहाड़ी होती है। इतने दिन का नागा हो गया, मैं भी घर बैठ गया तो ये घर कैसे चलेगा? अरीबा के अबू, आप घर के खर्चे का बार बार जिक्र क्यों करते हैं? अरीबा की नौकरी अभी खत्म हुई है, वो वैसे ही परेशान है। आपकी ऐसी बातें उसे मजीद परेशान कर देंगी। क्या करूं, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हूं, बीमार भी रहने लगा हूं। सोचा था बेटी को ब्याह दूंगा तो हम मियां बीवी जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन सारे अरमान खाक में मिल गए। जायदाद भी बिक गई और बेटी का घर भी बस नहीं सका, और अब कारोबार भी ना होने के बराबर है। बदकिस्मती ने चारों तरफ से घेर रखा है। सही कहती थी अम्मा, बेटा बेटा होता है। बेटी कितनी भी अच्छी और प्यार करने वाली क्यों ना हो, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बेटा ही बनता है। अब देखो, अरशद कितना निखट्टू और निकम्मा था, अब बाप का दायां बाजू बना हुआ है। मुझे तो रह रह के ये फिक्र सता रही है कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह न करे, कैसी बातें आप मुंह से निकाल रहे हैं? क्या हो गया आपको? हकीकत यही है नसरीन, मौत और बुरा वक्त रहम खाकर नहीं आता। अब तो मुझे अपनी सेहत से ज्यादा तुम लोगों के मुस्तकबिल का ख्याल है। काश मैंने अरीबा की शादी तैमूर से न की होती। अरीबा के जो हो गया सो हो गया। अभी भी अरीबा के लिए तैमूर से अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। बस आप ना जल्दी तैमूर के घर वालों को खुला का नोटिस भिजवा दें। लेकिन कुछ नहीं, 1-2 अच्छे रिश्ते मेरी नजर में मौजूद हैं। जरा सी कोशिश करूंगी तो वो लोग राजी हो जाएंगे। सारी कोशिश मैं करूंगी और अरीबा को राजी भी कर लूंगी। आप किसी बात की फिक्र मत करिए। बस ना आप तो सिर्फ तैमूर से छुटकारा हासिल करने की कोई तरकीब सोचें। वो मिसेस तैमूर की वैकेंसी फिल करने का ऐड दे दिया अखबार में? सर मैं सोच रही थी इस बार हम फीमेल असिस्टेंट के बजाय मेल असिस्टेंट रखें। तो क्यों? सर फीमेल्स की अपनी मजबूरियां होती हैं, कभी शादी तो कभी मंगनी तो कभी कुछ। 1 साल के अंदर अंदर हम 4थी बार रिसीट का ऐड दे चुके हैं। लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर एक के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। वैसे मैं तो प्रेफर करूँगा कि अगर कोई खातून ही हो, क्योंकि मेरी नज़र में ख़वातीन ज़्यादा कॉम्पिटेंट और ओबीडियंट होती हैं। और हैरत इस बात की है कि आप एक खातून होते हुए प्रेफर करती हैं कि किसी मर्द को हायर किया जाए। क्या आपके साथ ज़िंदगी में कभी ऐसे इत्तेफाकात नहीं हुए? शादी, मंगनी? सर आप क्या समझ रहे हैं, ऐसे इत्तेफाकात मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होंगे? एक्चुअली सर मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी हंसी खुशी आपके मेरा मतलब है आपके इस ऑफिस के लिए वक्फ होकर रह गई है। शादी और मंगनी तो मैं पहले कर चुकी होती, लेकिन ये सोचकर रुक गई कि मेरे बाद आपका क्या होगा। जी मेरा मतलब है आपके इस ऑफिस का क्या होगा। थैंक यू मिस सादिया, आप जा सकते हैं। सर दादी आप लोगों को पहचानने में माहिर है। हर कोई यहाँ अपनी गर्ज और मतलब की खातिर ही आपके साथ है। सना का फोन आया था अपनी अम्मी को मरीज से। एक एक बात मैंने कान लगाकर सुनी है अम्मी।
कह रही थी कि अरशद दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा है, खूब अयाशी कर रहे हैं दोनों मियाँ बीवी वहां पे। सुन के मेरा तो दिल जल के रह गया। ये वही अरशद है ना जिसे हम निकम्मा और निकट्टू समझते थे, खूब अयाशी करवा रहा है अपनी बीवी को। किस्मत, सना की किस्मत अच्छी है बेटा। वो कहते हैं ना कि मर्द की किस्मत के सितारे अगर काम ना कर रहे हो तो उसकी फौरन शादी करवा दो। अगर बीवी के सितारे अच्छे होंगे तो समझ लो वो खाक को सोना कर देगी। अब अरशद को देख लो ना, दिनों में कैसी तब्दीली आई है, कैसा बदला है। हमें क्या फायदा अम्मी, जो भी करेगा अपनी बीवी के लिए करेगा, जो वो कर रहा है। सना की शादी मैंने अरशद से ये सोचकर करवाई थी कि उसे शादी करने के बाद सना रोएगी सारी जिंदगी। बदला लेना चाहती थी मैं माँ बेटी से, लेकिन मुझे क्या पता था कि उल्टा हमारी ही किस्मत में रोना लिखा होगा। जायदाद का भी कोई फायदा नहीं मिला हमें, मिली ही नहीं। उल्टा जो हमारे पास था वो भी उसने हथियार दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अम्मी, नुमान का फोन आ रहा है, उठाओ। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? अम्मी के घर हूँ, और कहाँ? ये तुमने क्या रोज का मामूल बना लिया? अगर तुम्हें अपने ससुराल में दिल नहीं लगता तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा सारा सामान वहीं भिजवा दूंगा। घर पर अम्मी अकेली होती हैं, बूढ़ी हैं वो, तुम उन्हें छोड़कर चली जाती हो। ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? मुझे लगता है फिर कोई उल्टी सीधी बात की है साथ में। अरीबा, तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि 2 कप चाय के ड्राइंग रूम में देकर आओ, जाओ। क्यों, कोई आया है क्या? हाँ, आया है ना तुम्हारे अब्बू का चहीता नौमान। पता है तुम्हारे अब्बू ने उसे सर पे क्यों चढ़ा रखा है? भूल गए सारी उसकी बातें। और नौमान, उसे क्या हो गया? मुड़ मुड़ के उसके कदम हमारे घर पे आके रुकते। पहले उसने कौन सा हमारे साथ अच्छा किया, अब पता नहीं क्या करने आता है। जाओ बेटा जाओ। मुझे तो उसकी शक्ल देख के ना गुस्सा आने लगता है और लगता है कि मेरा बीपी हाई हो गया। मैं तो उसके सामने जाऊंगी भी नहीं। जाओ तुम दे के आओ चाय। जी मैं लेकर आती हूँ। आप ऐसे करें, लेट जाइए, मैं आपके लिए चाय दूँ? नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ बस, तुम जाओ। अरीबा के अब्बू, मेरा तो ख्याल ही नहीं ना उन्हें। पता है कि मुझे उससे देख के गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उसे बिठाया हुआ है, बैठ के उससे गप्पे हाँक रहे। पहले मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी का दिल दुखाया उसने, और मैं बैठ के उसे चाय पिलाऊं? मैं तो उसकी शक्ल भी ना देख। ये अफसोस की बात है, आप इतना अर्सा बीमार हैं, हॉस्पिटल में रहे, किसी ने मुझे इत्तला नहीं दी। मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। तुम्हारा शिकवा बजा है बेटा, लेकिन हम तुम्हें गैर नहीं समझते। आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में अपना बार किसी दूसरे के कंधों पर डालना भी मुनासिब नहीं लगता। फिर वही बात कर दें अंकल, आप मैं कोई और नहीं, आपका अपना ही है। और बुजुर्गों की खिदमत करना, उनके काम आना, इससे ज्यादा खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है? अब्बू, अब्बू, अब्बू चाय ले लीजिए। बेटा, माँ कहाँ है तुम्हारी? जी उनके सर में दर्द है। दरअसल तुम्हारी आंटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। वैसे अंकल, अरीबा क्या कर रही है आजकल? ना कोई जिंदगी का मकसद है, ना कोई रंग, ना कोई खुशी। पता नहीं कैसी किस्मत दिखवा के लाई है अरीबा। अंकल, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अरीबा की शादी की नाकामी में कहीं ना कहीं से मेरा नाम आ ही जाता। ये चीज मुझे जीने नहीं देती। किसी का कोई कसूर नहीं है बेटा, वो लोग थे ही ऐसे। जो हुआ अच्छा ही हुआ। शायद इसी में अरीबा की कोई बेहतरी हो।
मैंने वकील से बात कर ली है खुला के लिए। 1-2 दिन में खुला का दावा दायर कर दूंगा। या अल्लाह तैमूर के नाम से छुटकारा हासिल करने के बाद मेरी बेटी की जिंदगी का एक नया आगाज हो, एक खुशगवार आगाज। जब भी उसे मैं देखती हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। लगता क्या है वो हमारा जो फिर से चक्कर लगाने शुरू कर दिए उसने। पहले भी उसे अपने दिल में जगह दी, घर में रखा, क्या सिला दिया उसने हमारी मोहब्बत का और हमारे एहसानात का। नखरे हमसे करवाए, खिदमतें हमने की और रिश्ता भेज दिया हिना के घर। वाह, उसकी इस हरकत को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? आप खुद ही तो कहती हैं कि शादी ब्याह किस्मत का खेल है। तो फिर नौमान से किस बात का गिला है आपको? नौमान की किस्मत में हिना लिखी हुई थी, सो उन दोनों की शादी हो गई। तुम तो रुल गई ना। उसने तो हिना के घर रिश्ता भेज दिया। सिर्फ हिना और नौमान की वजह से मैंने तुम्हारा रिश्ता तैमूर के साथ जिद में तय कर दिया। अरे किसी और के घर रिश्ता भेज देता, लेकिन हिना के घर क्यों? जब भी मैं तुम्हारे लिए कोई चीज अच्छी खरीद के आती, ये दोनों माँ बेटी हथिया लेती। फिर मैं बाजारों के चक्कर लगाती और उससे भी अच्छी चीज ढूंढ के लाती तुम्हारे लिए। इसी तरह इस दफा भी हिना ने तुम्हारी जिद में नौमान को फंसा लिया। और आपने क्या किया? आपने हिना और ताईजान की जिद में आकर मुझे भेंट चढ़ा दिया। और इस हसद के खेल में नुकसान किसका हुआ? मेरा। अम्मी, खुदा के लिए दूसरों से हसद और जिद करना छोड़ दें, वरना हमारे हाथ तबाही के अलावा और कुछ नहीं आएगा। कुछ करो ज़ीशान बेटा, हम बहुत बुरे हालात में हैं। तैमूर की शादी के बाद हम इस औरत के गुलाम बन के रह गए। तुम्हें तो पता है ना बेटा, तैमूर आए दिन अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेता है। हमसे क्या गलती होगी? हमने फरा के बाप से मदद मांग ली। मदद क्या मांगी, उसका एहसान ले लिया। समझो उसने हमें खरीद ही लिया। तैमूर की तो जिंदगी अजाब बना के रख दी इन दोनों बाप बेटी ने। बेटा यही कोई 15 लाख किस्तें कर्जे की। कुछ तुम कर लो, बाकी हम कर लेंगे। अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? तुम्हारे अपने हालात ठीक नहीं। अच्छा बेटा, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। मैं जानता था ज़ीशान कभी भी मेरी मदद नहीं करेगा। मुसीबत में तो साया भी साथ छोड़ देता। ये तो फिर भी आपकी बहू का गई हुई है मैके यात्रे। दोनों बाप बेटी सर जोड़े तुम्हें तंग करने के नए मंसूबे बना रहे होंगे। वैसे अम्मा किसी ने सही कहा, मर्द को ससुराल सीधा और शरीफ ही सूट करता। मेरे पिछले ससुर को उठा के देख, मैंने उसकी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं किया, क्या जुल्म नहीं किया। मैं सारा माल हड़प कर लिया, लेकिन कभी भी उसकी मजाल नहीं हुई मेरे सामने बोलने की। ये सब आपकी छोटी सी भूल का नतीजा है। अगर मुझे पता होता ना कि उसका बाप मालदार होने के साथ साथ अपने इलाके का डॉन भी है, तो मैं कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं करता। अब ना तो मैं उसकी बेटी को कुछ बोल सकता और ना ही मैं कोई 2 नंबर ही कर सकता। अच्छा खासा रोब है शहर में उसका, तो किसी से दुश्मनी पर उतरता है ना तो उसकी लाश तक नहीं मिलती। वैसे अम्मी, तुम उस दिन जेवर की कोई बात कर रही थी। मैं तो कहती हूँ जेवर बेच के उसके बाप के मुंह पे दे मारो, ताकि उस औरत से जान छूट जाए। हाँ तो ठीक है ना, तुम मुझे वो जेवर दे दो, मैं उसके दाम लगवा लेता हूँ। अगर उसके अच्छे दाम लग गए तो 1 हफ्ते में मैं उसका हिसाब किताब चुकता करके मैं फरा को तलाक दे दूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन जेवर ना बैंक के लॉकर में पड़ा है, निकलवा कर दाम लगवा दे। लॉकर?
क्या हुआ जो मैं अपनी माँ को पूछने के लिए चली गई? अब अगर कल को आपकी तबीयत खराब होती है, मेरी माँ या मेरा भाई आपकी बेटी को मैके आने पर पाबंदी लगाए तो कैसा लगेगा नौमान? पाबंदी नहीं लगाई है मैंने, ऐतराज किया है। अगर इस जगह पे मेरी बहन होती ना और अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर मैके चले जाती, उस पर भी मैं ऐतराज करता। लापरवाही की हद होती है। देखा आंटी आपने, हर वक्त नुक्ताचीनी, हर बात पर ऐतराज। अगर इतनी तकलीफ है मुझे तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे, तलाक क्यों नहीं दे देते मुझे? ताकि एक ही बार जान छूट जाए, तुम्हारी भी और मेरी भी। छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। ये रोज रोज की जो चिक-चिक करती हो ना तुम, देख लेना तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुप हो जाओ नुमान। क्यों इस तरह की बातें करके अपना रिश्ता बर्बाद कर रहे हो? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया इसने, अब बचाई क्या है? ये क्या दादी, आपने नई मुलाजमा को भी नौकरी से निकाल दिया? आपको पता तो है कितनी मुश्किल से काबिल एतबार मुलाजमाएं मिलती हैं अब। काबिले एतबार? सिर्फ एक हफ्ते में इस बात का अंदाजा बेटा तुमने कैसे लगा लिया कि वो मुलाजमा काबिले एतबार थी? नादिया ने कहा था ना कि वो। नादिया पर तो मुझे रत्ती भर एतबार नहीं है, तो उसकी भेजी हुई मुलाजमा पर कैसे हो सकता है? और वैसे भी वो हमारे काम के लिए यहाँ नहीं थी, नादिया के काम के लिए थी। नादिया? भला नादिया का यहाँ क्या काम हो सकता है? नादिया के कहने पर वो छुप छुप के हमारी बातें सुनती थी, हमारी एक एक हरकत पे नजर रखती थी वो। लेकिन क्यों दादी, उसका यहाँ क्या काम होगा? तुम इतने ना समझ तो नहीं हो बेटा कि इतनी सी बात ना समझो। वो तुम्हारे छोटे मोटे मसले हल करके तुम्हारे दिल में जगह बनाना चाहती है और इस घर में जगह बनाना चाहती है, इस घर की बहू बनना चाहती है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? खादुम, मैं। हाँ देखो बेटा, अगर वो तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारी पसंद की खातिर ये कड़वा खून भरने के लिए तैयार हूं। नहीं दादू, आपको तो पता है कि मुझे इस तरह की मटीरियलिस्टिक लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। बस तो फिर उस लड़की से दूर ही रहो। मुझे उससे खतरे की बू महसूस होती है बेटा। लेकिन दादू, भला नादिया से हमें क्या खतरा हो सकता है? ये बात तुम नहीं समझोगे बेटा। जो लोग एक ही छलांग में आसमान को छू लेना चाहते हैं ना, वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। मोहतात रहो तुम, बी केयरफुल। नौमान की ये मजाल कि तुम्हें तलाक देने की बात भी करे। अम्मी, उसने सिर्फ बात नहीं की है मुझसे, उसने साफ साफ लफ्जों में धमकी दी है मुझे। पता नहीं अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई है। अम्मी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अब मैं इस घर में एक और दिन भी नहीं गुजारने वाली। वो अदालत के बाहर हमारी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। क्या मतलब? वो अरीबा को तलाकनामा भिजवाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। कौन सी शराइत? उसे 5 लाख मुआवजा चाहिए एक पेपर साइन करने के लिए।